आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हिंदी मीडियम अगर आपका एग्जामिनेशन है, आप हिंदी मीडियम में एग्जाम दे रहे हो तो आपकी उत्तर लेखन शैली कैसी होनी चाहिए, यानी उत्तर कैसे लिखते हो, इसके बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात आपको याद रखना है कि उत्तर लिखना कोई जो है बहुत बड़ी बात नहीं है और इसको सीखना भी बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो आंसर लिखने की, उतनी ही बढ़िया तरीके से आपको जो है आ जाए। उत्तर लिखना सीखना नहीं होता है, ये एक कला होती है, ये आर्ट होती है और ये सभी के अंदर होती है। अगर हम धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये चीज़ें बहुत आसानी से आ सकती हैं, लेकिन आपको आंसर बहुत लिखने होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको आंसर लिखने होंगे। वो आपको प्रैक्टिस के साथ जैसे आप आंसर लिखोगे उस तरीके से आपको आंसर लिखते जाएंगे। हम बात करेंगे किस किस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं, कैसे कैसे टाइप्स हो सकते हैं, कैसे हम शुरुआत करें किसी भी क्वेश्चन की, भूमिका कैसे तैयार करें, मेन बॉडी कैसे तैयार करें, लास्ट में निष्कर्ष कैसे लिखें, उन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को बाकायदा अच्छे से करते हो तो मैंने जो ये आंसर लिखने की प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो मैंने उन टॉपर्स के नोट्स से सीखा है जो टॉपर्स आईएएस या आईपीएस या फिर जो भी आईएफएस के एग्जामिनेशन को पार कर चुके हैं, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो लोग ट्रेनिंग पे हैं या वो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने उन लोगों की वीडियो से और मैं जो मेंटर हैं उन्होंने जो मुझको बताया, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी उत्तर जब आप लिखें, कोई भी उत्तर आपको लिखना है, सबसे पहले आपको पहला जो काम करना है वो है आपको जो क्वेश्चन है यानी प्रश्न को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब भी आप कभी उत्तर लेखन करें तो आपको प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़ना है। पहली बात तो यही हो गई कि जब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि आपको क्वेश्चन कहता क्या है, तो आप समझ पाओगे कि आप एक्चुअल में उस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे क्या। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका उस क्वेश्चन के प्रति कैसा है, क्या क्वेश्चन बोला गया, यही अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप कैसे उसका उत्तर लिखोगे। लेकिन अगर हमको उत्तर लिखना तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, और क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। आप कई बार होगा कि आप सोसाइटी का क्वेश्चन आप जोड़ देंगे ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप जोड़ देंगे इकोनॉमी से, तो आपको दिक्कत होगी, जबकि पेपर सबका अलग अलग है। लेकिन GS1 जो यूपीएससी का पेपर है उसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी, है ना, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। तो पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और फिर उस प्रश्न को तोड़ना है। प्रश्न को क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ना किसमें है, तोड़ना आपको है 3 पार्ट में। 3 पार्ट, पहला आप देख सकते हो उस ओवरऑल क्वेश्चन की भूमिका आप क्या बना सकते हो, यानी आप उस पूरे क्वेश्चन को एक लाइन में क्या लिखोगे, उसके बारे में क्या लिखोगे, ये आपको पहले उसमें देखना होगा। उसके बाद आप उसको पॉइंट्स में तोड़ोगे। पॉइंट्स में कहने का मतलब क्या है कि बीच में आप उसमें हेडिंग्स यूज करोगे, उनको आप तोड़ोगे, है ना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बक्सर का युद्ध के परिणाम और इसके प्रभावों का विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन है ना। अब बक्सर के युद्ध के बारे में पहले आप बताओ, फिर हेडिंग आपकी होगी बक्सर के युद्ध के कारण, फिर बक्सर के युद्ध के प्रभाव। तो ऐसे आप करके हेडिंग तोड़ोगे। तो आपको जो हेडिंग्स में तोड़ना है, तो हेडिंग्स में तोड़ना उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप कई सारे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्टली नहीं होते, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि बक्सर का युद्ध बताइए, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होगा, इनडायरेक्टली क्वेश्चन होगा। जैसे आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन होगा, है ना, पल्लव की वास्तुकला और जो साहित्य कला के बारे में विवेचना कीजिए। तो पल्लवों की वास्तुकला एक हेडिंग हो गई, वो एक हो गया साहित्य कला। तो उसमें आपको दोनों को हेडिंग बना के लिख देना। पहले पल्लव वंश के बारे में लिखोगे, उन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया, कला में क्या क्या योगदान दिया, ये आपकी हेडिंग भूमिका हो जाएगी। तो ये आपको लिखना है, समझ गए ये बात को। तो हेडिंग्स में तोड़ना है, और लास्ट में आपको जो निष्कर्ष है उसको आपको कैसे तोड़ना है। निष्कर्ष में आप 2 चीजें कर सकते हो, निष्कर्ष में आप 2 चीजें दिखा सकते हो। पहली तो उस चीज के बारे में आप थोड़ा और एलिब्रेट कर दो लास्ट के आंसर में, है ना, लास्ट के उत्तर में। जैसे आपसे बक्सर के युद्ध में पूछा तो बक्सर का युद्ध क्यों लड़ा गया था, इसके परिणाम जो हुए वो कैसे भारत को कैसे प्रभावित किया, उसको आप बता दो उसमें लास्ट में एक लाइन में। तो ये बात उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष आपको वे फॉरवर्ड इस्तेमाल करना है। कई बार वे फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि आप उसमें कोई बात बताओ कि ये चीजें होनी चाहिए, फ्यूचर में करूंगी तो ऐसा होगा। वो हम ज्योग्राफी में इस्तेमाल करेंगे, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब में इस्तेमाल करेंगे, है ना, इकोनॉमी में इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें इस्तेमाल करना। और जब वो वे फॉरवर्ड लिखते हैं क्वेश्चन को, वे फॉरवर्ड मतलब सही बात, निष्कर्ष, सकारात्मक बात लिखेंगे, नकारात्मक बात नहीं लिखना लास्ट में। तो ये बात आपको याद रखेंगे। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपकी जो लिखावट है यानी कि राइटिंग, आपकी जो लिखावट है वो अच्छी है या गंदी है, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना जो है साफ लिखते हो, कितना साफ लिखते हो। ये नहीं करना है कि एक ही लाइन में 10 शब्द डाल देना है। अगर मान लीजिए ये आपकी कॉपी है ऐसे, ठीक, ये आपकी ऐसे कॉपी है, ठीक है, ऐसे कॉपी है,
तो इतने पर तो आपको बिल्कुल नहीं लिखना है जहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे सिर्फ प्रश्न डालना, उत्तर यहाँ पे भी नहीं डालना है, उत्तर नहीं डालना है, याद रखना उत्तर यहाँ पे नहीं लिखना, सिर्फ प्रश्न ऊपर लिखना है और उसके बाद नीचे आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक, फिर इसके नीचे आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक, इधर आपको नहीं लिखना। अब ध्यान से समझिए कि एक लाइन में जब भी आप शब्द लिखोगे तो एक लाइन में आपके शब्द होने चाहिए 5 से 6। ठीक, कितने शब्द होंगे? 5 से 6 सबसे ज्यादा नहीं लिखना है, 5 से 6 शब्द बहुत ज्यादा। ठीक, 5 से 6 शब्द, और 5 से 6 शब्द आप लिखोगे उसी तरीके से पूरे पेज में आपको कम से कम 12 लाइन लिखनी है, 12 से 10 लाइन, 10 से 12 लाइन होनी चाहिए। 15-20 मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। 15 तो बिल्कुल मत करना क्योंकि उससे आपके बहुत ज्यादा काउंट हो जाएंगे। आप खुद ही सोचिए, अगर 5 मैंने लाइन लिखी और 12 लाइन, मतलब 5 शब्द एक लाइन में लिखे, 12 शब्द है तो 12 पंचे कितना हो गया? 60 हो गया, है ना? नहीं, 60 शब्द आपने लिखे तो 250 शब्द का अगर आपका उत्तर है तो आपने अगर इतने में हटा दिया तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन में और क्या मांगता है, तो ये बात आपको करनी है कि आपको दिखावट साफ करनी है और शब्द सीमा का ध्यान रखना है। ठीक, शब्द सीमा का ध्यान रखने कैसे रखोगे? शब्द सीमा का ध्यान, जब भी आपका जो है मतलब 150 शब्द का उत्तर आए तो आपको उसको 2 पेज में समेटना है और 250 शब्द का उत्तर आए तो उसको 3 पेज में समेटना है। ये बात याद रखनी है। इतना ही आपको यूपीएससी के एग्जाम दिया जाएगा, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आपको इतने ही लिखना है, अभी से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अगर हम बात करें लास्ट में चौथा पॉइंट, तो चौथे पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर लिखें तो उसमें कम से कम आप डाइवर्सिटी लाएं। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि उत्तर में 5 से 6 पॉइंट जरूर लेके आए किसी भी क्वेश्चन। जैसे बक्सर के युद्ध के परिणाम लिखने तो आप 5 परिणाम लिखेंगे, कार्ड लिखेंगे तो 5 परिणाम कार्ड लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको जो लिखना है वो आपको डाइवर्सिटी दिखाना। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्न आयामों को उसमें प्रदर्शित करना है। जब आप विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करेंगे तो इससे आप जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा उसको लगेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में दम है, इस बच्चे ने जो लिखा है उस क्वेश्चन में डाइवर्सिटी है, उसने जगह जगह चीजों के बारे में लिखा। और कभी क्वेश्चन को अनरिलेटेबल मत लिखना, है ना? जो नहीं आता उसको छोड़ दो भले ही, लेकिन अनरिलेटेबल मत लिखना। अगर आपकी डाइवर्सिटी 1.5 पेज में पूरी हो जा रही है तो 2 पेज को घसीटने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती मत लिखना, है ना? ये बात आपको करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगा, है ना? और अगर आप चाहते हो किसी का जो है आंसर राइटिंग बैच खरीद ले तो आप बड़ी कोचिंग्स में पैसे इन्वेस्ट मत करना कि बहुत ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपए किसी कोचिंग में इन्वेस्ट कर दिए, वो आंसर राइटिंग आपको सिखा रहा है ना? आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी है। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपके आंसर लेखन की जो शैली है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें आपको सभी कोई बताता है, बस करता कोई बन नहीं है, बहुत कम ही लोग करता है ना? जैसे कि मैं आंसर लिखता हूँ तो मेरा 3 दिन के बाद एक आंसर लिखने का डे होता है, जिसमें मैं 5 से 6 आंसर लिखता हूँ, है ना? 250 शब्द के और 150 शब्द के। तो ऐसे करके मैं उत्तर लिखता हूँ और वो उत्तर लिखते समय मैं अपने आप को ध्यान रखता हूँ कि उत्तर में ये चीज़ें मिस ना हो, दिक्कत ना आए चीज़ों में, है ना? एक तरफ जब मैं फॉलो करता जाऊँगा, जो मेरे मेंस के एग्जाम में अगर प्रीलिम्स निकलेगा तो मुझको आसानी होगी, मुझे उत्तर लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कैसे लिखना है, मेरे पास फॉर्मेट रेडी है, बस कंटेंट आता हुआ लिख दूँगा। तो ये भी आपको करना है। अगर आप अभी प्रीलिम्स नहीं दिए हो तो मेंस की तैयारी करो। प्रीलिम्स की तैयारी तब करेंगे जब 6 महीने बचेंगे, तब तैयारी करना होता है। अगर आपकी बहुत टाइम है तो अभी मेंस के आंसर राइटिंग जोड़ लगा के करो खूब सारा। 27-28 में अगर आपको एग्जाम देना है, आंसर राइटिंग इतनी करो कि हाथ कट जाए, फिर भी लेकिन आंसर राइटिंग बहुत करो, खूब आंसर लिखो, 500, 1000, 2000, 3000 इतने आंसर लिखो, खूब सारे आंसर लिखो, है ना? आंसर लिखो और साथ में और नोट्स जरूर बनाते चलना। नोट्स अच्छे से बनाओ, एक ही नोट्स बनाना है एक सब्जेक्ट की, एक ही सब्जेक्ट की 10 बुक मत पढ़ना, एक ही सोर्स करना और उसको अच्छे से यूज करना। तो ये दोस्तों था उत्तर लेखन की कला, कैसे आप सीख सकते हो। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको जो है आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस भेजता हूँ और मैंने जो आंसर लिखे वो भी भेजता हूँ, और जो बहुत से लोग भेजते हैं आंसर वो भी मैं वहाँ पर भेज सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। अगर आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को जानते हो तो उसको भी ये वीडियो शेयर करना और टेलीग्राम चैनल पर उसको भी शेयर करना। हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।